Online students, check your audio and video. देखना हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नोट्स अभी प्रिंट नहीं हुआ, नोट्स नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो। अंशिका, मुक्ता, सानवी, सत्यम, तेजस, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि हम जो बिजनेस करेंगे वो कितने तरीके से कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर टू ओपन अ एंड रन अ बिजनेस, राइट। तो बेसिकली देयर आर हियर 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शन है हमारे पास, जो कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखना, 5 तरीके का बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। मतलब 5 तरीके, आज कोई भी बिजनेस अगर हम खोलने का सोच रहे हैं तो बिजनेस को 5 में से कोई भी एक में हम रजिस्टर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। हम समझेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, क्या एडवांटेज है उसका और क्या डिसएडवांटेजेस है, राइट। सेकेंड आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तीसरा आता है पार्टनरशिप। चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा है कंपनी, राइट। तो आज जैसे कोई भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम सबके पेरेंट्स का जिसका भी जो भी बिजनेस होगा वो इनमें से 5 में से किसी एक में रजिस्टर्ड होगा। ज्यादातर चांसेस है कि वो पहला 3 में ही होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी जनरली नहीं होगा। यहाँ पे ज्यादातर दो, पहला 3 होगा, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, या तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगा, या फिर पार्टनरशिप होगा। क्लियर है। तो हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे कि सबका मीनिंग क्या होता है और कौन से में क्या फीचर्स है, किसका क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, राइट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। एज द नेम सजेस्ट, द वर्ड सोल मीन्स वन। सोल का मतलब ही वन होता, अकेला। और प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, है ना। प्रोप्राइटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओनर, इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोप्राइटर, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जहां पे देर इज ओनली वन सिंगल ओनर, एक अकेला पर्सन मालिक है। वो खुद ही बिजनेस शुरू किया है, खुद ही पैसे लगाया है और खुद ही बिजनेस को रन करता है। ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया अकेला, ठीक है। मैं अकेला ओनर हूं उस बिजनेस का। आई हैव स्टार्टेड द बिजनेस, आई हैव इन्वेस्टेड द कैपिटल। जो प्रॉफिट होगा मुझे मिलेगा, जो लॉस होगा मेरा होगा, राइट। ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, राइट। अब यहाँ पे सोच लो बहुत लोग हैं, अगर 4 लोग हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप मतलब वेयर देयर आर मल्टीपल ओनर्स, एक से ज्यादा ओनर हैं। जब 3 4 लोग 5 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप, राइट। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत कॉमन है, हम में से बहुतों का मे बी हो सकता है, जहाँ पे ताऊजी चाचा और ये सब कोई मिलके बिजनेस संभालते हैं। ठीक है, फैमिली का बिजनेस है और फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सारे फैमिली मेंबर्स मिलके उस बिजनेस को रन करते हैं। ऐसे बिजनेस को हम बोलेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाम से पता चल रहा है, जॉइंट फैमिली भी बोलते हैं। जैसे हमारा जॉइंट फैमिली है, मतलब क्या, वो जॉइंट फैमिली मीन्स वही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लियर है। तो पहला हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड हो गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा हो गया पार्टनरशिप। क्लियर है। बाकी दोनों अलग है, हम उतना ज्यादा नहीं सुने होंगे, जब वहां पहुंचेंगे तो वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन इन डिटेल, कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, हर में जनरली दिया है उसका क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस होगा और क्या डिसएडवांटेजेस होगा, राइट। तो कोई पर्सन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप करता है
अकेला पर्सन अगर सिंगली ओनर है, अकेला बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उस बिजनेस का क्या क्या फीचर्स होगा, उस बिजनेस में क्या क्या फायदा होगा, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या डिमेरिट्स होगा। ठीक है। सेकंड फिर आएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। राइट। एचयूएफ में ज्यादा दिया नहीं है, बहुत ही कम दिया है एचयूएफ में, खाली फीचर्स है उसका। ठीक है। फिर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। देखना, स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन, सोल प्रोप्राइटरशिप। देखना, अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, एक बिजनेस जिसका ओनर, उसको मैनेज करने वाला और कंट्रोल मतलब सारे डिसीजंस लेने वाला कौन है, सिंगल इंडिविजुअल। जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को ओन करता है, मतलब बिजनेस का मालिक है, बिजनेस को मैनेज करता है और बिजनेस को कंट्रोल करता है, सारे डिसीजंस वो खुद ही लेता है, ऐसे बिजनेस को हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। राइट, इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर एक ही बात है। बिजनेस, ये टाइप ऑफ बिजनेस वेयर वन पर्सन इज सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल। सारा सारा कैपिटल वो अकेले इन्वेस्ट किया है, सारा रिस्क उसके अकेले का है, और सारा डिसीजन, सारा मैनेजमेंट वो खुद ही करेगा। क्लियर है? तो नाम से पता चल रहा है, where the business is owned, managed, controlled by a single individual, then such business is called as sole proprietorship. Clear what is sole proprietorship? Right? तो सोच लो मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, जहां पे मैं अकेला उस बिजनेस में ओनर हूं, मैं ही पैसा लगाया हूँ बिजनेस में, आई हैव इन्वेस्टेड कैपिटल, मैं ही बिजनेस में सारे डिसीजंस लेता हूँ, मैं ही बिजनेस को मैनेज करता हूँ, जो प्रॉफिट होता है मुझे ही मिलता है और जो लॉस होगा मुझे ही बियर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्लियर है? अब सोल प्रोप्राइटरशिप करने से क्या क्या फायदा, क्या क्या फीचर्स होगा सोल प्रोप्राइटरशिप का। क्लियर है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? तो पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। नाम से पता चल रहा है सोल प्रोप्राइटर मतलब कितने मालिक है यहाँ पे, सिंगल ओनर है। तो पहला फीचर है इट इज ओन्ड बाय ओनली वन इंडिविजुअल। तो जब एक अकेला पर्सन इसको कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, ओन करेगा, तब उसको हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। राइट? द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड by a single individual only, एक अकेला पर्सन इसका ओनर है। राइट? ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल एंड इज फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड फंड। ठीक है? क्या बोल रहा है? अकेला व्यक्ति ही सारा पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। कहां से? या तो उसके पास होगा या वो कहीं से बोरो करेगा, कहीं से लोन लेगा। राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं जो बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें सोच लो मैं 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया हूँ। अभी 10 लाख रुपया हो सकता है मेरे पास था पहले से, ओन ओन फंड है मेरा, या फिर मैं ये पैसा कहीं से बोरो किया हूँ। बोरो किया हूँ मतलब कहीं से लोन लिया हूँ। क्लियर है? तो पहला फीचर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का सिंगल ओनरशिप। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप को ओपन करना और क्लोज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे कोई कंपनी अगर बनाएगा या पार्टनरशिप फर्म बनाएगा, तो उसमें फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, बहुत सारा परमिशंस लेना पड़ेगा, बहुत सारा रजिस्ट्रेशंस करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज वेरी इजी बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेलिटीज। जो कोई भी चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर मैं आज एक कंपनी बनाना चाहूँ, इफ आई वांट टू मेक अ कंपनी, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए
बहुत सारा फॉर्मेलिटीज होता है ना। अगर मैं कंपनी बनाना चाहूँ तो मुझे बहुत सारा फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज वेरी इजी, बिकॉज कोई भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है। क्लियर है? देयर आर नो लीगल formalities required to start and close sole proprietorship firm. There are no separate law governing this form of business. कोई अलग से कानून भी नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। एचयूएफ के लिए लॉ है, हिंदू लॉ है। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है। ठीक है, सबके लिए एक एक एक्ट और रूल्स बनाया है गवर्नमेंट के द्वारा। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो सच लॉ और एनी एक्ट विच गवर्न्स द सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऐसा कोई कानून कंट्री में नहीं है। राइट? governing this form of business. Only in some cases a license might be required, but otherwise forming and closing a sole proprietorship business is very simple. कोई भी चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू कर सकता है और कभी भी हम चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं। कोई भी ज्यादा लीगल लॉ, फॉर्मेलिटीज, एक्ट ये सब हमको फॉलो करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो जहां पे ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होगा वो काम करना ऑब्वियसली आसान होगा, है ना। बट जहां पे ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस होगा उसको करना थोड़ा मुश्किल होगा। राइट? तो पार्टनरशिप में या कंपनी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस है, तो उसको क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इतना आसान नहीं है, जितना आसान इसको क्रिएट करना है उतना आसान नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, और एक पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, बाकी ये सब इजी है बहुत। वन मैन कंट्रोल, अकेला को प्रॉफिट मिलेगा, अकेला लॉस शेयर करेगा, ये सब बहुत इजी इजी बेसिक कॉमन सेंस है ये तो। बट पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक साथ समझेंगे हम दोनों। देखना, हम अकाउंट्स में एक चीज पढ़ते हैं, याद है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो ये बोलता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है ये दोनों अलग अलग है ना। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो अकाउंट्स में फॉलो होता है वो यही बोलता है कि बिजनेस और जो बिजनेसमैन है दोनों अलग अलग हैं। ट्रांजैक्शन हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ, इन केस ऑफ अकाउंट्स इट इज ओके। ठीक है, बट इन द आई ऑफ लॉ, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो जो बिजनेस और जो ओनर है ये दोनों अलग अलग नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। लॉ के नजरिए में ये दोनों एक ही है। ओनर एंड बिजनेस ये एक ही है। देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है बिजनेस का। बिजनेस का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओनर जो है बिजनेस भी वही है। किसमें बोल रहा हूं मैं? इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, बट हो सकता है कि बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में या कंपनी में, वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब वहां पे बिजनेस और जो ओनर है दोनों अलग अलग हैं। और इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द बिजनेस एंड ओनर आर नॉट सेपरेट, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही है। और लॉ के नजरिए में बिजनेस का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बिजनेस हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ओनर जो है बिजनेस भी वही है। बिजनेस का अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर है?
बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए बड़े बड़े लोग कंपनी बनाते हैं, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब कंपनी अलग है और जो कंपनी के ओनर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अलग होते हैं इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, इससे क्या फायदा है देखना। सोच लो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, आई हैव ओपन्ड अ बिजनेस इन केस ऑफ सोल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ओनर हूं मैं, अमन इज द ओनर, राइट। अब लॉ के नजरिए में बिजनेस का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, हर चीज के लिए कौन जिम्मेदार होगा, द ओनर विल बी लायबल। बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, बिजनेस का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब सोच लो एक कस्टमर आया दुकान में, सामान खरीदा, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई इंजरी हो गया हमारे गुड्स से, अब वो केस करना चाहता है, तो वो केस किसके नाम पर करेगा, मेरे नाम पर केस करेगा, क्योंकि वो सामान किससे खरीदा है, मुझसे खरीदा है, राइट। बट यहीं पर आज सोच लो तुम रिलायंस में कोई सामान खरीदो और रिलायंस का सामान को यूज करके तुमको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए और तुम केस करना चाहो, तो तुम अंबानी के नाम पर केस नहीं कर सकते, तुम किसके नाम पर केस करोगे, रिलायंस के नाम पर केस कर सकते हो, क्योंकि रिलायंस जो है कंपनी है, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस है और ओनर का अपना एग्जिस्टेंस है, कंपनी और ओनर अलग अलग होते हैं। तो हम किसके साथ ट्रांजेक्शन में एंटर किए, जब हम गुड्स खरीदे, हम किससे खरीदे, अंबानी से नहीं खरीदे, हम किससे खरीदे, रिलायंस से खरीदे, तो हम किसके खिलाफ केस करेंगे, रिलायंस के खिलाफ केस करेंगे। रिलायंस और अंबानी अलग अलग हैं, उनका सेपरेट लीगल एंटिटी है, रिलायंस का अपना एग्जिस्टेंस है इन द आई ऑफ लॉ। ये कब होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ठीक है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, हर एक चीज के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ओनर खुद ही जिम्मेदार होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये। तो जैसे मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गया तो मैं खुद ही लायबल हूं उसके लिए, लेकिन रिलायंस में अगर कोई दिक्कत आ गया तो मुकेश अंबानी विल नॉट बी लायबल, रिलायंस विल बी लायबल, रिलायंस खुद लायबल होगा, ठीक है, ठीक है, रिलायंस खुद लायबल होगा, लेकिन मुकेश अंबानी जो है वो लायबल नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी अलग है, क्योंकि रिलायंस क्या है, कंपनी है। समझ में आ रहा है। बट फॉर मी, उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी एंड अमन आर सेम। उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी का अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी लेट से सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप का अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता है इन द आई ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 6 एक बार पढ़ेंगे, जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट है पहले पढ़ा रहा हूं, बाकी ये सब तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखना पॉइंट नंबर 6, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब बिजनेस है ना, तो बोल रहा है बिजनेस का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, बिजनेस का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर, ओनर से सेपरेट, ओनर से अलग बिजनेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लॉ मेक नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द एंटरप्राइज। लॉ के नजरिए में ओनर और एंटरप्राइज अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, दोनों सेम ही है, राइट। तो आज अगर कोई उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी से कोई सामान खरीदता है और उसको कोई दिक्कत होता है, तो कौन लायबल होगा, आई विल बी लायबल, मैं लायबल होऊंगा, मैं जिम्मेदार होऊंगा, वो मेरे खिलाफ केस करेगा। क्लियर है। उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी के नाम पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी नाम का कुछ होता ही नहीं है इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों एक ही है, राइट। ये किस में होता है,
सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग से लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, बट वहीं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी अलग है और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, वो अलग अलग हैं। ठीक है, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं तो हम कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ना कि ओनर के साथ। कौन लायबल होगा, कंपनी लायबल होगा, ना कि उसके ओनर। क्लियर है, वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से सामान खरीदते हैं तो द सोल प्रोप्राइटर इज लायबल। क्लियर है, इतना समझ में आ गया ये। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। ठीक है, देखना अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के पास सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, बिजनेस जो है ओनर भी वही है। ठीक है, आप सोचो बिजनेस में ओनर लगाया था 10 लाख रुपए। ठीक है, ओनर कितना लगाया था, 10 लाख रुपए बिजनेस में। अब बिजनेस में सोच लो 50 लाख का नुकसान हो गया, 1 करोड़ का नुकसान हो गया, 2 करोड़ का नुकसान हो गया, तो ये पैसा कौन भरेगा, ओनर भरेगा। कहां से, अपना जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेचकर उसको बिजनेस का लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज्यादा लॉस होता है, नुकसान होता है, तो उसका पैसा कौन भरेगा, ओनर को भरना पड़ेगा। कहां से, आउट ऑफ हिज पर्सनल एसेट्स, अपना पर्सनल संपत्ति बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर उसको जो है बिजनेस के लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है, वहीं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर सोच लो मुकेश अंबानी कंपनी में लगाया था सपोज 10 करोड़। ठीक है, मुकेश अंबानी लगाया था कंपनी में 10 करोड़। अब कंपनी को चाहे 1000 करोड़ का नुकसान क्यों ना हो जाए, मुकेश अंबानी कितना रुपया भरेगा मैक्सिमम, 10 करोड़। उससे ज्यादा मुकेश अंबानी देने के लिए लायबल नहीं है। समझ में आ रहा है, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है, लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होता है, द लाइबिलिटी इज लिमिटेड इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, मालिक 10 करोड़ लगाया है तो मैक्सिमम उसका लाइबिलिटी 10 करोड़ ही है, उससे ज्यादा और वो लायबल नहीं है। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। मतलब अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो सोल प्रोप्राइटर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस का लॉस को पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है ये, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत बड़ा डिमेरिट्स में से है ये कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। क्लियर है, जबकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। क्लियर है, आज जैसे हम में से बहुत लोग सुने होंगे या करते भी होंगे, हम किसी कंपनी का जैसे शेयर्स खरीदते हैं। सोच लो मैं रिलायंस का एक ठो शेयर खरीदा, लेट्स से फॉर 2000 रुपीज, 2000 रुपया में एक ठो शेयर खरीदा मैं रिलायंस का। ठीक है, तो जब मैं शेयर खरीदता हूं आई बिकम द ओनर ऑफ रिलायंस। शेयर होल्डर क्या है, ओनर है कंपनी का। अब रिलायंस को चाहे कितना भी करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो जाए, मेरा लाइबिलिटी मैक्सिमम कितना है, 2000। उससे ज्यादा पैसा और देने के लिए मैं लायबल नहीं हूं, क्योंकि ओनर का लाइबिलिटी क्या होता है कंपनी में, लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। जितना पैसा वो इन्वेस्ट किया है उसका लाइबिलिटी मैक्सिमम उतना ही है। आज रिलायंस को चाहे 2000 करोड़ का नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कितना दूंगा मैक्सिमम, मैं 2000 ही दूंगा, उससे ज्यादा मैं और दूंगा नहीं। मेरे पास जितना भी प्रॉपर्टी रहे, जो भी रहे, बट आई विल नॉट बी लायबल टू पे। समझ में आ रहा है, तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द सोल प्रोप्राइटर हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बट इन केस ऑफ कंपनी इट हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप लोग इसीलिए करते में से डरते हैं,
और इसीलिए बहुत सारे लोग एक लेवल के बाद कंपनी हमेशा बनाते हैं, दे फॉर्म अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, सुने होगे नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड रहता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओनली टू मेन रीजंस। फर्स्ट इज, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन कंपनी में क्या होता है? कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी अलग है, ओनर अलग है, ओनर के नाम पे केस कोई नहीं कर सकता, कंपनी के नाम पे करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो डिमेरिट है वो है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होता है। समझ में आ रहा है? तो दो मेन रीजंस है कि व्हाई पीपल फॉर्म कंपनीज, बिकॉज कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? जो कि मिसिंग है किसके केस में? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम सुने होगे, एक फेमस केस सुने होगे, जो किंगफिशर कंपनी है, उसका ओनर विजय माल्या। किंगफिशर क्या है? किंगफिशर कंपनी है, राइट? किंगफिशर इज अ कंपनी। किंगफिशर चाहे कितना भी लॉस में क्यों ना चला जाए, विजय माल्या का लाइबिलिटी मैक्सिमम कितना है? जितना पैसा विजय माल्या किंगफिशर में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो अब जैसे किंगफिशर कंपनी डूब गया, अपने लोन का पैसा नहीं चुका सका किंगफिशर, लेकिन क्या विजय माल्या के पास पैसा नहीं है? विजय माल्या के पास बहुत पैसा है, बट विजय माल्या लायबल नहीं है पैसा देने के लिए, बिकॉज इट इज अ कंपनी। किंगफिशर क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, किंगफिशर कंपनी है। तो कंपनी अपने लाइबिलिटी के लिए खुद ही जिम्मेदार है। ओनर मैक्सिमम कितना भरेगा? जितना वो इन्वेस्ट किया है उतना ही भरेगा, उससे ज्यादा वो घर से लाके पैसे नहीं देगा, राइट? तो इसीलिए किंगफिशर कंपनी भले ही बंद हो गया वहां पे, बट विजय माल्या के पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, विजय माल्या के पास अभी भी बहुत पैसे हैं, बट विजय माल्या इज नॉट लाइबल टू पे द लाइबिलिटीज ऑफ किंगफिशर। किंगफिशर का लाइबिलिटीज को पे करने के लिए विजय माल्या जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि किंगफिशर एक कंपनी है। अगर किंगफिशर सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो विजय माल्या अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर किंगफिशर के लाइबिलिटीज का पेमेंट करता। समझ में आ रहा है? तो ये दो मेन पॉइंट है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी और एक ये वाला अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी सब बहुत इजी है, फटाफट से रीड करेंगे उसको, ठीक है। देखना, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? प्रोप्राइटर खुद ही जिम्मेदार होता है, खुद ही लायबल होता है सारे लाइबिलिटीज के लिए। इन केस ऑफ बिजनेस लॉस, अगर बहुत लॉस होता है, if the business assets are not sufficient to meet all the business liability, the proprietor may have to sell his personal property to pay the liabilities। ठीक है? तो अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है और बिजनेस में उतना एसेट नहीं है कि बिजनेस अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके, तो ओनर को अपना पर्सनल एसेट्स बेचना पड़ेगा बिजनेस के लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, राइट? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है? वहीं अगर लाइबिलिटी लिमिटेड होता तो ओनर को अपना पर्सनल एसेट नहीं बेचना पड़ता। अगर बिजनेस के पास है पैसे तो बिजनेस चुकाएगा, नहीं है तो नहीं दे पाएगा, बट मालिक को अपना पर्सनल एसेट नहीं बेचना पड़ेगा कभी भी। क्लियर है? तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पर, वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनदर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है? बाकी बहुत इजी है, फटाफट से रीड करेंगे। पॉइंट नंबर 4, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। नाम से पता चल रहा है, क्योंकि अकेला मालिक है तो सारा लॉस भी अकेले का और सारा प्रॉफिट भी अकेले का, राइट? इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बॉर्न, सारा रिस्क किसका है? बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। रिस्क का मतलब क्या है? लॉस होने का चांस, है ना? द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड इज वन इंडिविजुअल, और सारा रिवॉर्ड भी किसको मिलेगा? अकेले को। रिवॉर्ड मतलब क्या बिजनेस में? प्रॉफिट, है ना?
Likewise, if there are loss, he or she alone has to bear them. Thus, he or she alone bears the risk of the business. क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 4 बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा बात बोलता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर अकेला मालिक है, ही इज द सिंगल ओनर, तो उससे क्या होगा, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट उसी को मिलेगा, और बिजनेस में जो भी लॉस होगा वो लॉस भी उसी को बियर करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वन मैन कंट्रोल, नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल का मतलब डिसीजन लेना। वन मैन कंट्रोल, अकेले सारा डिसीजन लेगा। ऑब्वियसली अगर अकेले ही मालिक है तो अकेले ही लेगा सारा डिसीजन, राइट। वही पार्टनरशिप में क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर हैं, तो क्या होता है, सारे पार्टनर मिलकर डिसीजंस लेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, पूरा फैमिली बैठेगा, फैमिली में मीटिंग होगा और डिसीजन लिया जाएगा। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा नहीं है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अकेला ओनर है, और क्योंकि अकेला ओनर है सारा डिसीजन वो खुद ही लेगा। हाँ, वो अपने एम्प्लॉइज का हेल्प ले सकता है, अपने मैनेजर्स का हेल्प ले सकता है, बट डिसीजन सारा का सारा उसी को लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होगा, बहुत जल्दी डिसीजंस हो पाएगा। पार्टनरशिप में डिसीजन लेने में लेट होता है, कंपनी में डिसीजन लेने में लेट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ओनर हैं, और जब बहुत सारे मालिक होंगे सबसे पूछना पड़ेगा, और जब हम बहुत सारे लोगों से पूछेंगे तो उससे क्या होगा, डिले होगा, लेट होगा डिसीजंस लेने में, राइट। द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर, वो अकेला ही मालिक है, एंड हैज फुल कंट्रोल, कंट्रोल मतलब डिसीजन मेकिंग पावर ओवर इट। द मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली, सारा डिसीजन वो अकेले ही लेता है। सम मैनेजर में बी एम्प्लॉयड, हाँ हम कोई एम्प्लॉय मैनेजर रख सकते हैं, बट अल्टीमेटली सारा कंट्रोल उसी के पास है, सारा डिसीजन उसी को लेना है, राइट। तो जब सारा डिसीजन हम खुद ही लेंगे तो वो फायदा भी है और वो नुकसान भी है। नुकसान क्या है, अकेला पर्सन अगर सारा डिसीजन लेगा, रॉन्ग होने का चांसेस उसका ज्यादा होगा। जब बहुत सारे लोगों से बातचीत करके सबका ओपिनियन लेकर डिसीजंस लिया जाता है तो वो डिसीजन का सही होने का चांसेस ज्यादा होता है, और जब हम अपने मन मर्जी डिसीजंस लेंगे बिना किसी से पूछे तो वो डिसीजन रॉन्ग होने का चांसेस ज्यादा होगा, राइट। ये डिमेरिट है। मेरिट्स क्या है, क्विक होगा डिसीजन मेकिंग, जल्दी डिसीजन ले पाएगा। तो अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज है तो हम क्विकली उसको डिसाइड कर पाएंगे, रादर देन डिले होगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप और इन केस ऑफ अ कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो हम पढ़े 5 6 हो गया। नेक्स्ट 7, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस जो है ज्यादा दिन तक चलाना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि देर इज ओनली वन सिंगल ओनर, अकेला मालिक है। अगर अचानक से उसको कुछ भी हो जाता है, डेथ हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो बिजनेस जो है हाई चांसेस है कि बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट। बट पार्टनरशिप या कंपनी में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप या कंपनी में देयर आर मल्टीपल ओनर्स, तो अगर एक अकेला पर्सन को कुछ हो भी जाता है तो द अदर पर्सन्स आर स्टिल देयर एंड दे कैन रन द बिजनेस, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा बिजनेस का कॉन्टिन्यूटी कम रहता है, क्योंकि अकेला पर्सन है ओनर और अचानक से उसको कुछ भी हो जाए तो इट कैन रिजल्ट इनटू क्लोजर ऑफ द बिजनेस, राइट। बिजनेस उसके वजह से बंद करना पड़ सकता है, राइट। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, एक ही मालिक है, तो बिजनेस अगर ओनर का डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट हम पढ़े अकाउंट्स में, जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता, उसके बाद उतने एसेट्स ही नहीं है कि वो लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके, या इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी मतलब अब वो कैपेबल नहीं है डिसीजंस लेने के लिए, मे बी ड्यू टू ओल्ड एज और मे बी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इलनेस और एनी अदर रीजन,
द पर्सन इज नाउ नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। अब वो उतना सक्षम नहीं है कि वो डिसीजंस ले सके। जनरली ओल्ड एज और इलनेस के वजह से, बीमारी के वजह से ऐसा होता है, राइट। तो जब भी ऐसा होगा, सोल प्रोप्राइटर का डेथ हो जाएगा, या वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, या वो इनकैपेबल हो जाएगा, डिसीजंस नहीं ले पाएगा, तो उससे क्या होगा, इसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस पे पड़ेगा और ज्यादा चांसेस है कि बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाएगा। इट विल रिजल्ट इनटू क्लोजर ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट, स्मॉल इन साइज। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता है, ऐसा देखा गया है। क्यों? क्योंकि वो अकेले ही सारा पैसा लगाया है, तो कैपिटल लिमिटेड है, अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो एक पर्सन बहुत कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड टैलेंट है, लिमिटेड मनी है, जिसके वजह से ग्रोथ भी लिमिटेड होगा, राइट। वहीं कंपनी या पार्टनरशिप देखा गया है कि ज्यादा ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ओनर हैं, तो वो लोग बहुत सारा चीज मैनेज कर पाएंगे बेटर तरीके से, कैपिटल भी ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। अकेला पर्सन जितना पैसा लगाएगा, 20 लोग मिलकर उससे ज्यादा पैसा लगा पाएंगे, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जनरली ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं हो पाता है, क्योंकि अकेला पर्सन है, सारा कैपिटल उसका, सारा डिसीजन उसका, और एक पर्सन के पास लिमिटेड मनी होता है, लिमिटेड स्किल्स होता है, जिसके वजह से लिमिटेड ग्रोथ होगा, राइट। बट ये प्रॉब्लम नहीं आएगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप और इन केस ऑफ अ कंपनी, बिकॉज पार्टनरशिप एंड कंपनी में बहुत सारे मल्टीपल ओनर्स होंगे। तो जब बहुत सारे ओनर्स होंगे तो उससे मैनेजमेंट भी आसान होगा, प्लस कैपिटल भी ज्यादा मिलेगा बिजनेस को, राइट। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑपरेट्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, एज ऑल द फंड्स आर अरेंज्ड बाय वन पर्सन। एक ही पर्सन सारा पैसा लगाया है, टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद वन पर्सन, सारा डिसीजन एक अकेला पर्सन ही लेता है। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड पैसा होगा अकेला पर्सन के पास, एंड हैज लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, लिमिटेड चीजों को मैनेज कर पाएगा अकेले, जिसके वजह से बिजनेस भी क्या होगा, लिमिटेड ग्रोथ हो पाएगा, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, राइट। क्योंकि अकेला पर्सन अकेले फंड्स इन्वेस्ट करके, अकेले कंट्रोल करके बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ये डिमेरिट्स में से आता है, आगे चल के हम देखेंगे। स्मॉल इन साइज, इट इज अ टाइप ऑफ अ डिमेरिट। क्लियर है? तो फीचर्स, बहुत इजी फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मेरा मानना है कि इसमें से जितना फीचर्स है वो नाम से पता चल रहा है, उसका मीनिंग उसमें कुछ पढ़ाने का है भी नहीं। सिर्फ दो चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आएगा, एक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी और दूसरा है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, बाकी सब तो नाम से पता चल रहा है। सिंगल ओनर, अकेला मालिक है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत आसान है, एक अकेला डिसीजन लेता है, वन मैन कंट्रोल, अकेला प्रॉफिट पाएगा, अकेला लॉस को बियर करेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा और बिजनेस जल्दी बंद हो जाएगा। तो नाम से पता चल रहा है क्या होगा। ओनली टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, another is no separate legal entity. Clear है ये? So this is all about what are the features of sole proprietorship. Clear है? No separate legal entity, याद है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। इसका मतलब है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, दोनों एक ही है। बिजनेस का अपना कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, सिर्फ ओनर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है? और दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब बिजनेस में अगर बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो ओनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस के लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इतना पढ़ेंगे हम लोग। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है यू कैन आस्क। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन आस्क डाउट, हो गया है तो यू कैन लीव ऑल्सो।